हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th के लिए अकाउंटिंग की वो सबसे पहली स्टेयर है जिसके ऊपर से चल करके आप अपनी पूरी अकाउंटिंग सीखेंगे फ्रॉम बिगनर टू द एक्सपर्ट, दैट मीन्स प्रोफेशनल बनने तक। तो आइए फिर कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को अकाउंटिंग इक्वेशन और देखते हैं कि आज जो कुछ भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में सीखा था उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए कैसे आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ एक और बातें हैं जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में नहीं कवर अप कर पाए थे, उसे कवर करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को, इस नॉलेज को एप्लीकेबल करके या एडॉप्ट करके आप अकाउंटिंग इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ इक्वेशन एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। देन हमने ये भी देखा था कि हाउ कैन यू हैव टू एक्सप्रेस द अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट मीन्स असेट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। दैट मीन्स कि बिजनेस के जो असेट्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे बिजनेस के कैपिटल और लाइबिलिटी के। इसमें हम लोगों ने देखा था कि टोटल 3 ऐसे एस्पेक्ट बने थे जो कि हम लोगों ने चेक किया था। असेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल इज़ ऑलवेज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल। अब हम लोग जो टॉपिक आज देखने वाले हैं या जो पॉइंट आज कवर करने वाले हैं वो ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। मीन्स जिस अकाउंटिंग इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं उन अकाउंटिंग इक्वेशंस पे ट्रांजैक्शंस के क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे या कैसे इफ़ेक्ट पड़ेंगे। सो वी हैव टू डिस्कस कि ट्रांजैक्शंस के जो इफ़ेक्ट होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे वो या तो अफेक्टेड 2 आइटम्स या अफेक्टेड मोर देन 2 आइटम्स। मीन्स किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ 5 ही आइटम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, दैट इज़ असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। इन 5 में से जो ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन या तो किसी 2 आइटम्स को अफेक्ट कर रहा होगा या मोर देन 2 मीन्स 2 से ज़्यादा आइटम्स को अफेक्ट कर रहा होगा। हमने ये भी देखा था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 आइटम्स को अफेक्ट करेगा तो उसमें भी हमारे सामने 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अपोजिट साइड ऑफ द इक्वेशन, दैट मीन्स उस इक्वल साइन को जिसे हम अपने इक्वेशन में यूज़ कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन 2 आइटम्स को अफेक्ट करेगा लेकिन वो दोनों आइटम उस इक्वल साइन के अपोजिट साइड में होंगे। दैट मीन्स एक आइटम लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और दूसरा आइटम राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड ऑफ द इक्वेशन, सेम साइड ऑफ द इक्वेशन मीन्स जो इक्वल साइन हम लोग अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज़ कर रहे हैं ये दोनों आइटम सेम साइड में होने चाहिए। दैट मीन्स या तो लेफ्ट हैंड साइड में ही दोनों आइटम हो या राइट हैंड साइड में ही दोनों आइटम हो। तो आई होप सो कि यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग आइटम आइदर द 2 और मोर देन 2। अगर 2 को करेंगे अफेक्ट तो या तो अपोजिट साइड में मीन्स इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड के एक आइटम को और इक्वल साइन के राइट हैंड साइड के एक आइटम को, या सेम साइड। तो सेम साइड मीन्स या तो इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 आइटम्स को या इक्वल साइन के राइट हैंड साइड के 2 आइटम्स को। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे डायरेक्शंस हैं, मीन्स पहले हम देख रहे हैं
ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, कि अगर ट्रांजैक्शन दो आइटम्स को अफेक्ट करेगा तो या तो वो अपोजिट साइड में अफेक्ट करेगा, मीन्स राइट हैंड साइड के एक आइटम को और लेफ्ट हैंड साइड के एक आइटम को, या सेम साइड के दो आइटम को अफेक्ट करेगा। तो टॉपिक है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अपोजिट साइड ऑफ द इक्वेशन। अपोजिट साइड ऑफ द इक्वेशन मीन्स इक्वल साइन के राइट हैंड साइड से एक आइटम को और इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड से एक आइटम को अफेक्ट करेगा। देखिए इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। फर्स्ट वन, इंक्रीज इन असेट्स विथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैपिटल। मीन्स हम लोगों ने पहले ही देखा था कि अगर अपोजिट साइड की बात होगी, अपोजिट साइड मीन्स इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड से एक आइटम और राइट हैंड साइड से एक आइटम को अगर अफेक्ट करने की बात होगी तो इसके लिए जो रूल अप्लीकेबल हो रहा था वो क्या था, वो हमें सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए। द रूल इज ओके, ध्यान दीजिए। रूल क्या था? तो रूल था ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अपोजिट साइड। अगर ट्रांजैक्शन ने अपोजिट साइड में अफेक्ट किया सो सेम अमाउंट इन सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स हमारा डायरेक्शन दोनों में ही, दैट मीन्स राइट हैंड साइड के आइटम में और लेफ्ट हैंड साइड के आइटम में जो चेंजेस होंगे या तो वो दोनों ही इंक्रीज होंगे, एक ये डायरेक्शन हो सकता है, आइदर दोनों ही डिक्रीज होंगे, ये आइटम हो सकता है। क्लियर? और जब हम अफेक्टिंग की बात करेंगे ट्रांजैक्शंस के सेम साइड में, तो दो आइटम्स होंगे जो एक ही साइड में होंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। यहाँ पर इक्वल साइन के इस साइड में अगर दो आइटम्स होंगे तो एक इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज होगा, एक इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज होगा। दैट मीन्स अपोजिट साइड सेम डायरेक्शन, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। सेम साइड अपोजिट डायरेक्शन मीन्स इन वन आइटम द चेंजेस इज इंक्रीज एंड इन द अदर आइटम द चेंजेस इज डिक्रीज। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है और इसी कॉन्सेप्ट पे सारी अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व होंगे। आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज हियर, इंक्रीज इन असेट्स विथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैपिटल। देखिए, जब भी कोई ओनर बिजनेस के अंदर अपना अमाउंट एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो बिजनेस के पास क्या मिलता है? कैश आता है। कैश फर्म के लिए असेट ट्रीट होता है, तो दैट मीन्स असेट इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है। और एट द सेम टाइम बिजनेस की एक लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है कि उसे फ्यूचर में ओनर को ये अमाउंट जो एज ए कैपिटल ओनर ने इंट्रोड्यूस किया उसे रिटर्न करना है। सो दैट मीन्स सेकेंड आइटम इज इन्वॉल्व हियर इन दिस ट्रांजेक्शन, दैट इज कैपिटल। सो दैट मीन्स एक लाइबिलिटी जो इक्वल साइन के अपोजिट साइड में है और एक असेट जो कि इक्वल साइड के अपोजिट साइड में है। अगर ये दो आइटम इंक्लूड हैं, दो आइटम इन्वॉल्व है एक ट्रांजेक्शन में, तो दोनों के डायरेक्शंस को आप ध्यान दीजिए। बोथ आर द डायरेक्शन विल बी गोइंग ऑन चेंज इन द सेम डायरेक्शन। Look at here, in the same direction, that means both are the increase. Second one, increase in assets with corresponding increase in liability. Liability means other than owner. हमने देखा था कि अगर फर्म के पास कुछ ऐसा अमाउंट अगर वो ओनर के सिवा किसी और से आता है, जस्ट लाइक दैट फ्रॉम बैंक फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या किसी और भी वजह से, तो इस केस में भी वो पैसा जो कि कैश के फॉर्म में बिजनेस में आ रहा है वो बिजनेस के लिए असेट ट्रीट होता है। तो बिजनेस में असेट इंक्रीज हो रहा है एंड एट द सेम टाइम बिजनेस की लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो फिर से ध्यान देखिए, इस प्री ट्रांजैक्शन में दो आइटम्स इन्वॉल्व हैं, एक आइटम है लाइबिलिटी और एक आइटम है असेट। दैट मीन्स अपोजिट साइड सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे भी दोनों ही साइन देखिए इंक्रीज हो रहा है। केस नंबर 3, इंक्रीज इन असेट विथ
डिक्रीज इन असेट्स विथ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन कैपिटल। अगर कैपिटल मीन्स हमारी लाइबिलिटी बिजनेस की डिक्रीज हो रही है तो वो लाइबिलिटी कैसे डिक्रीज होगी, जब हम उसका पेमेंट करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर फर्म ने ओनर को कुछ पेमेंट कर दिया, मीन्स ओनर ने फर्म से जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो अगर वो विड्रॉ कर लेता है तो फर्म की लाइबिलिटी अब डिक्रीज हो गई उतने अमाउंट से जितना अमाउंट ओनर ने विड्रॉ कर लिया। तो दैट मीन्स फर्म का लाइबिलिटी डिक्रीज होना। और ये लाइबिलिटी कैसे डिक्रीज हो रही है, जब वो कैश पेड कर रहा है, कैश उसके पास से जा रहा है, दैट मीन्स असेट का भी डिक्रीज होना। तो यहाँ पे भी देखिए, इन ए ट्रांजेक्शन द टू आइटम इज इन्वॉल्व एंड बोथ आइटम इज द अपोजिट साइड, सो द डायरेक्शन इज सेम डायरेक्शन इज गोइंग ऑन टू डिक्रीज हियर। डिक्रीज इन असेट विथ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन लाइबिलिटी। हमने फर्म ने किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था, हम उस लोन को रीपे कर रहे हैं। तो जैसे आप लोन को रीपे कर रहे हैं आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन लोन को रीपे करने के लिए हमने कैश के थ्रू पेमेंट किया, बैंक के थ्रू पेमेंट किया, तो सेम समय में ऑन द सेम टाइम हमारा असेट भी डिक्रीज हो रहा है। सो दैट मीन्स लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो असेट डिक्रीज हो रहा है। बच्चों आप ध्यान दीजिए, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो सिर्फ यही है, डायरेक्शन एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आइटम। मीन्स आप जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत केयरफुली ये ध्यान देना होगा कि ट्रांजैक्शन में जो आइटम इन्वॉल्व है उसका नेचर क्या है। क्या वो असेट्स से बिलोंग करता है, क्या वो कैपिटल से बिलोंग करता है, क्या वो लाइबिलिटी से बिलोंग करता है। देन आफ्टर आपको ये देखना है कि वो जो दो आइटम्स होंगे ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व, वो दोनों ही आइटम क्या अपोजिट साइड में है इक्वल साइड के, या इक्वल साइन के सेम साइड में है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व दोनों आइटम अपोजिट साइड में है, सो दैट मीन्स आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका साइन ये सेम डायरेक्शन का होगा, या तो दोनों ही आइटम इंक्रीज होंगे या फिर दोनों ही आइटम डिक्रीज होंगे। अभी क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट, द सेकेंड वन इज हियर, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड, अफेक्टिंग सेम साइड। सेम साइड मीन्स इस इक्वल साइन के या तो लेफ्ट हैंड साइड में दो आइटम्स को, आइटम नंबर 1 एंड आइटम नंबर 2, या तो इस साइड के टू आइटम्स को, आइटम नंबर 1 एंड आइटम नंबर 2। सो दैट मीन्स ट्रांजैक्शन अफेक्टिव सेम साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के सेम साइड में, या तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे दो आइटम्स को या राइट हैंड साइड के दो आइटम को अफेक्ट कर रहा है। तो इस केस में जो हमें ध्यान देना वो ये है कि हमारा डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। दैट मीन्स ये आइटम अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो डेफिनेटली ये आइटम सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि अगर इक्वेशन के दो अपोजिट साइड के दो आइटम्स अफेक्टेड हो रहे हैं तो दोनों या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे, और यदि ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व, इस इक्वेशन में इन्वॉल्व सेम साइड के दो आइटम अफेक्ट हो रहे हैं तो एक आइटम इंक्रीज होगा तो दूसरा आइटम सेम अमाउंट से ज़रूर डिक्रीज होगा। यही इस इक्वेशन की खासियत है। देखिए, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट्स, सपोज दैट कि फर्म ने परचेज कर लिया फर्नीचर। फर्नीचर एक असेट होता है और फर्नीचर को परचेज करने के लिए अगर कैश यूज़ किया गया तो कैश भी असेट होता है। तो देखिए, एक एसेट इंक्रीज होगा और एट द सेम टाइम दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। रीज़न, सेम साइड अपोजिट डायरेक्शन, सेम साइड के दो आइटम अफेक्ट हो रहे हैं, दोनों ही असेट है, दोनों असेट हैं, दैट मीन्स वो इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में ही होंगे। तो अगर दोनों अफेक्ट हो रहे हैं और दोनों अफेक्ट होने वाले आइटम असेट हैं तो एक असेट सेम वैल्यू से इंक्रीज होगा, दूसरा असेट सेम वैल्यू से डिक्रीज हो गया। देखिए यहाँ पे साइन, यही चीज़ हम लोगों को सीखना है और यही आपके पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन में काम करेगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, सपोज दैट कि हमने बी से कुछ लोन अमाउंट लिया था, उसे रीपे करने के लिए हमने अब ए से अमाउंट ले लिया।
वो अमाउंट ए से हमने लेके बी को दे दिया, सो दैट मीन्स बी की लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम ए की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने एक लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए दूसरी लाइबिलिटी इंक्रीज कर ली, तो एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है और दूसरी लाइबिलिटी सेम टाइम में सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। और लाइबिलिटी मीन्स अगर हम इक्वेशंस को देखें तो हमारा इक्वेशन था असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे हमने असेट का बात किया, सो दैट मीन्स असेट इक्वल साइन के इधर ही होता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में होता है। सो दैट मीन्स कि दोनों ही असेट थे, तो एक असेट इंक्रीज होगा और एक असेट डिक्रीज होगा, अपोजिट डायरेक्शन का कम्बिनेशन। यहाँ पर भी देखिए आप लाइबिलिटीज़ के केस में, लाइबिलिटी मीन्स इक्वेशन के सिंगल साइड की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी एंड एट द सेम टाइम द सेकेंड लाइबिलिटी विल बी गोइंग ऑन डिक्रीज। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैपिटल में इंक्रीज और डिक्रीज की क्या चीज़ें हैं, तो अभी आप क्लास 11th में जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हो दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप, और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक सिंगल ओनर होता है जो कि अपने अमाउंट को एज ए कैपिटल फॉर्म ऑफ बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन जब आप क्लास 12th में जाएंगे तब आप वहाँ पे पढ़ेंगे पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंटिंग। सो पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंटिंग में एटलीस्ट मिनिमम 2 पार्टनर्स मीन्स ओनर होने नेसेसरी हैं और मोर देन 50 पार्टनर्स तक हो सकते हैं। तो सपोज दैट कि अगर किसी एक बिजनेस में 2 पार्टनर हैं ए प्लस बी, ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ₹1000 और बी ने भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ₹1000। अब अगर बी चाहता है कि वो कैपिटल अपना विड्रॉ करके फर्म से बाहर निकल जाए, तो उसे ये अमाउंट पेड करने के लिए सेम टाइम पे हमने सी को ज्वाइन कर लिया और सी ने इंट्रोड्यूस किया 1000 और ये 1000 हम लोगों ने पे करके बी को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। तो सेम चीज़ देखें, एक कैपिटल मीन्स जो सी का कैपिटल है वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ, इंक्रीज़ हो रहा है, और सेम टाइम बी का कैपिटल यहाँ से विड्रॉ हो गया, दैट मीन्स ये डिक्रीज़ हो रहा है। सो इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल इज़ द सेम साइड, दैट मीन्स कि ये हमारे राइट हैंड साइड में ही दोनों आइटम्स हैं, तो दोनों आइटम्स अगर सेम साइड में हैं तो उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा विद द सेम अमाउंट, एक इंक्रीज़ होगा और दूसरा डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे हमने 3 केसेस देखे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। दैट मीन्स अगर फर्म का मीन्स बिजनेस का कोई लायबिलिटी है जो पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की थी, लेकिन बिजनेस के बिहाफ पे अगर प्रोप्राइटर मीन्स ओनर ने उस लायबिलिटी को पे कर दिया, तो वो लायबिलिटी तो एट द सेम टाइम डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन फर्म में मीन्स बिजनेस में ओनर की कैपिटल सेम अमाउंट से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो लायबिलिटी और कैपिटल ये 2 आइटम्स और दोनों सेम साइड में हैं, तो यहाँ पे भी हमारा वही रूल फॉलो होगा, मीन्स सेम साइड अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम अमाउंट, एक डिक्रीज़ होगा और दूसरा इंक्रीज़ होगा। और इसी में एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं, दैट इज़ द डिक्रीज़ इन कैपिटल एंड इंक्रीज़ इन लायबिलिटी। मीन्स अगर बिजनेस से ओनर कुछ अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है, लेकिन बिजनेस में उतना सफिशेंट अमाउंट नहीं है, बिजनेस ने किसी से लोन लिया और लोन ले करके ओनर को पेड कर दिया, सो दैट मीन्स कैपिटल हमारा डिक्रीज़ हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने वो सारे कॉन्सेप्ट देख लिए जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा कि कैसे ये काम करता है, मीन्स ट्रांजैक्शंस कैसे अफेक्ट करता है अकाउंटिंग इक्वेशंस को। 2 तरीके से करेगा, या तो वो 2 आइटम्स को इफ़ेक्ट करेगा या मोर देन 2 आइटम्स को इफ़ेक्ट करेगा। अगर वो 2 आइटम्स को इफ़ेक्ट करेगा तो कंडीशन नंबर 1, अगर सेम साइड होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर अपोजिट साइड होगा तो सेम डायरेक्शन में सेम अमाउंट से इफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद आफ्टर दैट कुछ यहाँ पे और कॉन्सेप्ट्स हैं,
जो कि हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में यूज़ होते हैं और आपके अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट। पेमेंट मीन्स अगर हमारी कोई लायबिलिटी है या कुछ एक्सपेंसेस हैं जिसके लिए हमें पेमेंट करना है, तो उस केसेस में हमारे सामने मीन्स बिजनेस के सामने 3 कंडीशंस अराइजेस होते हैं। या तो वो पेमेंट हम कैश के बेसिस पे कर दें। कैश पेमेंट मीन्स इमीडिएट, जैसे ही एक्सपेंस अराइज हुआ मीन्स जैसे ही हम लोगों ने बेनिफिट अवेल किया, हमने इमीडिएट एट द टाइम उसके लिए पेमेंट कर दिया। जैसे सपोज दैट कि अगर आप एक आइसक्रीम पार्लर पे जाते हो और आपने एक आइसक्रीम परचेज़ किया जिसकी कॉस्ट थी 10 रुपीज़, तो जैसे ही आपने आइसक्रीम परचेज़ किया, उन्होंने आपको आइसक्रीम दिया और आपने उसके लिए इमीडिएट कैश पेमेंट कर दिया। सो दिस इज़ केम इन द कैटेगरी ऑफ द कैश पेमेंट। तो देखिए यहाँ पर कैश पेमेंट के केस में क्या होगा, आउटस्टैंडिंग के केस में क्या होगा, प्रीपेड के केस में क्या होगा, ये समझेंगे। पहले इन तीनों ऑप्शंस को देख लें। तो कैश पेमेंट मीन्स इमीडिएट, एट द टाइम, जैसे आपने बेनिफिट अवेल किया सेम टाइम पे आपने उसको कैश पेमेंट कर दिया। सेकेंड वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग सर्विस तो अवेल कर लेते हैं या गुड्स तो हम लोग एक्वायर कर लेते हैं, बट एट द टाइम हम उसे कैश पेमेंट नहीं करते हैं। हम ये पेमेंट फ्यूचर में करने के लिए प्रॉमिस करते हैं। सो दैट इज़ नोन एज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मीन्स रिमेन अनपेड। दैट मीन्स जो सर्विस आपने अवेल किया या जो गुड्स आपने एक्वायर किया जिसका बेनिफिट आपको ले लिया गया है, लेकिन उसके लिए अभी आपने कैश पेमेंट नहीं किया है और आप फ्यूचर में करेंगे, ऐसा आपने प्रॉमिस किया। सो दैट इज़ केम इन द कैटेगरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। थर्ड वन, इन द केस ऑफ द थर्ड वन, जस्ट लाइक दैट कि मान लीजिए हमने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन जिस सर्विस या गुड्स के लिए हमने पेमेंट किया वो सर्विस या गुड्स अभी तक हमें नहीं मिली है या उसका बेनिफिट हमें अभी तक अवेल नहीं हुआ है। सो दैट इज़ नोन एज द प्रीपेड। प्रीपेड मीन्स यूज़ करने या बेनिफिट लेने से पहले एडवांस में ही पेमेंट कर देना। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट आप अपने सिलेबस की बुक्स परचेज करने के लिए बुक स्टॉल पे गए। कंडीशन नंबर 1, आपने बुक कीपर से बुक परचेज किया और इमीडिएट आपने उन्हें पेमेंट किया। दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ द कैश पेमेंट। कंडीशन नंबर 2, आप बुक परचेज करने जाते हो, आपने उनसे बुक परचेज किया और ये प्रॉमिस किया कि अंकल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ हम आपको इसके अगेंस्ट पेमेंट करेंगे। दैट इज़ केम इन द कैटेगरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। थर्ड वन, आप शॉप पे जाते हो, आप उनसे डिमांड करते हो बुक्स की, वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि अभी स्टॉक में बुक्स अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट मंथ तक या नेक्स्ट वीक तक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा अगर आप अभी उसके लिए एडवांस में पेमेंट कर दें तो। दिस इज़ केम इन द कैटेगरी ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंसेस। दैट मीन्स आपने पेमेंट कर दिया जिस गुड्स के लिए या जिस सर्विस के लिए वो अभी तक आपको मिली नहीं है, मीन्स आपने उसे अभी तक अवेल नहीं किया है। तो एक्सपेंसेस के केस में देखिए, जब हम कैश के फॉर्म में एक्सपेंस करते हैं तो ये जो असेट है दैट मीन्स हमारा कैश जो है वो इमीडिएट डिक्रीज़ हो गया, कैश डिक्रीज़ हो गया, असेट डिक्रीज़ हो गया। बिजनेस में जितना भी इनकम होगा वो अल्टीमेट लास्ट में ओनर को ही ट्रांसफ़र हो जाता है और ओनर को जो रिप्रेजेंट करता है वो कैपिटल होता है। ठीक वैसे ही बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब ओनर के बिहाफ पे होंगे और अल्टीमेट लास्ट में ओनर के अकाउंट दैट मीन्स कैपिटल में ही ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। मीन्स अगर इनकम है तो कैपिटल में ऐड और अगर एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। तो कैश पेमेंट के केस में इमीडिएट जैसे ही हमारा यहाँ पे देखिए कैश डिक्रीज़ हुआ, ठीक उसी समय अपोजिट साइड सेम अमाउंट, देखिए दो आइटम्स हैं, एक हमारे इक्वल साइन के साइड असेट को बिलोंग कर रहा है और दूसरा कैपिटल को। तो कैपिटल यहाँ पे डिक्रीज़ होगा और कैश यहाँ पे डिक्रीज़ होगा। इन द केस ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में देखिए क्या होता है। मीन्स हमने पेमेंट नहीं किया
इमीडिएट कैश का पेमेंट नहीं हो रहा है, ये प्रॉमिस हो रहा है कि इन फ्यूचर हम पेमेंट करेंगे। सो दैट मीन्स सेम टाइम बिजनेस की एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स बिजनेस पे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है कि जिस गुड्स को या जिस सर्विस को वो एक्वायर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट अब फ्यूचर में उन्हें पेमेंट करना होगा, तो ये एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लुक एट हियर, साइन देखिए, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम ये भी एक एक्सपेंस ही है, चाहे रिसेंट में हम पेमेंट करें या फ्यूचर में पेमेंट करें। पेमेंट के केस में हम दोनों चीज़ों को सेम मानते हैं, क्योंकि हम लोग अक्रल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे कैश इमीडिएट पेमेंट हुआ या फ्यूचर में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये एक्सपेंस हो गया है तो ये एक्सपेंस इनको सफ़र करना है, मीन्स ओनर को, और जैसे कैपिटल इंडिकेट करता है तो इमीडिएट हम लोगों ने यहाँ पे अपने कैपिटल को भी डिक्रीज़ कर लेना है। तो देखिए, सेम साइड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड सेम डायरेक्शन। एंड इन द थर्ड केस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब हमने अपना कैश पेमेंट कर दिया, तो कैश हमारा असेट होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने कैश पेमेंट किया आपका कैश डिक्रीज़ हो गया, कैश इज़ गोइंग ऑन टू डिक्रीज़। लेकिन अब यहाँ पे ओनर ये कह सकता है कि जब तक मेरे लिए ये एक्सपेंस नहीं है, मीन्स जब तक हम उस सर्विस को अवेल नहीं करते, हमारे लिए एक्सपेंस ट्रीट नहीं हो जाता, तब तक हमारे कैपिटल को, मीन्स इस अमाउंट को आप डिक्रीज़ नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स हमने जिसके अगेंस्ट किया है वो पर्सन हमारे लिए डेटर ट्रीट होता था और डेटर हमारे लिए असेट ट्रीट होता था, और इसलिए यहाँ पर हम लोग उस पर्सन को एज ए डेटर यहाँ पर एज ए असेट इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो इस केस में दोनों ही असेट ट्रीट हो गए, एक डेटर और एक कैश। सो द सेम साइड अपोजिट डायरेक्शन, सेम साइड अपोजिट डायरेक्शन, एंड इन दिस केस अपोजिट साइड सेम डायरेक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ रिसिप्ट। So in the case of the treatment of receipt, the same thing is here. कैश रिसिप्ट, हमने कोई सर्विस रेंडर किया, हमने कोई गुड्स सोल्ड किया, दैट मीन्स फर्म ने, और इमीडिएट उन्हें कैश रिसिप्ट हो गया, दिस इज द कैश रिसिप्ट। अकर्ड इनकम और इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, सर्विस रेंडर हो गया, गुड्स सोल्ड हो गया, लेकिन अभी तक इनकम जो वो अकर्ड है, मीन्स रिसीव नहीं हो पाया, ड्यू हो गया, मिलना था लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हो पाया। अनअर्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमने अभी तक ना कोई गुड्स सोल्ड किया, ना हमने अभी तक कोई सर्विस रेंडर किया, लेकिन फिर भी फर्म को उसके अगेंस्ट कैश रिसीव्ड हो गया, दैट इज़ द इनकम। सो लुक एट हियर, बिल्कुल सेम अपोजिट है, यहाँ पे कैश पेमेंट, यहाँ पे कैश रिसिप्ट सेम है। असेट और कैपिटल इसमें भी इन्वॉल्व है, असेट और कैपिटल इसमें भी इन्वॉल्व है। कैश रिसिप्ट होगा दैट मीन्स हमारा असेट इंक्रीज होगा, तो कैपिटल इन्वॉल्व है, दैट मीन्स सेम टाइम हमारा कैपिटल भी इन्वॉल्व होगा, तो इंक्रीज होगा। सेकेंड वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मीन्स हमने सर्विस या गुड्स अवेल कर लिया फर्म ने और उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं किया, दैट इज़ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बिजनेस ने सर्विस रेंडर कर दिया, गुड्स सोल्ड कर दिया, लेकिन उसे इनकम रिसीव नहीं हुआ, दैट इज़ द अकर्ड इनकम। ठीक, आउटस्टैंडिंग का अपोजिट देखिए अकर्ड इनकम है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स वो एक्सपेंस जो अभी हुआ ही नहीं, हमने एडवांस में उसके लिए पेमेंट कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम मीन्स अभी तक सेल हुआ ही नहीं लेकिन हमने उसके लिए अमाउंट रिसीव कर लिया। इक्वेशन आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो अप होगा। एंड आफ्टर दैट ट्रीटमेंट ऑफ परचेज। परचेज वर्ड गुड्स के लिए यूज़ होता है और सोल्ड या सेल्स वर्ड भी गुड्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। जब हम कभी भी गुड्स को परचेज करते हैं तो वो एक्सपेंस ट्रीट होता है, और जब भी हम कभी गुड्स को सेल करते हैं तो वो हमारे लिए इनकम ट्रीट होता है। परचेज और सेल दोनों ही दो बेसिस पे होते हैं, या तो कैश परचेज हो सकता है या क्रेडिट परचेज, कैश सेल्स हो सकता है या क्रेडिट सेल्स हो सकता है। कैश सेल्स मीन्स कैश परचेज मीन्स जैसे हमने गुड्स परचेज किया इमीडिएट हमने कैश पेमेंट कर दिया, तो एक एसेट एज ए गुड्स हमारे पास आ रहा है,
इंक्रीज, दूसरा असेट एज ए कैश हमारे पास से जा रहा है डिक्रीज। सेम साइड अपोजिट डायरेक्शन। क्रेडिट परचेज, गुड्स हमारे पास आ रहा है, मीन्स हमारा असेट हमारे पास से आके इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके लिए हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन मीन्स फर्म पे या बिजनेस पे एक ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो अपोजिट साइड सेम डायरेक्शन। इन द केस ऑफ द सेल्स, लुक एट हियर, असेट प्लस कैपिटल। देखिए, अगर मान लीजिए हमने कैश सेल किया, तो जब हम सेल करेंगे तो हमारा गुड्स जो कि एक असेट है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और वो सेल करने से जो हमें मिलेगा वो कैश होता है, तो ऐट द सेम टाइम हमारा असेट कैश जो है वो इंक्रीज़ होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ जिससे आपको डाउट ना हो। दिस इज़ आवर कैश एंड दिस इज़ आवर गुड्स। गुड्स सेल करने पे कैश इंक्रीज, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, रेगुलर इन नेचर होना चाहिए। दैट मीन्स रेगुलरिटी इन डीलिंग, जिस भी आइटम में हम डील करते हैं वो रेगुलर नेचर का होना चाहिए। सेकंड थिंग, जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। तो प्रॉफिट अगर अर्न करने का मोटिव होगा तो जो गुड्स हमने परचेज़ किया था हम उसे हमेशा हायर प्राइस पे ही सेल करेंगे। तो सपोज़ दैट कि अगर गुड्स की कॉस्ट थी 800 और अगर हमने उसे सेल कर दिया 1000 से, तो हमारा असेट जो डिक्रीज़ होगा वो टोटल 800 अमाउंट से डिक्रीज़ होगा, लेकिन दूसरा असेट जब इंक्रीज़ होगा तो वो 1000 अमाउंट से इंक्रीज़ होगा। तो 800 और 1000 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 200 है। तो देखिए, एक असेट 800 से डिक्रीज़ हो रहा है और दूसरा 1000 से इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए, एक असेट हमारा इंक्रीज़ कर रहा है 1000 से और दूसरा असेट हमारा डिक्रीज़ कर रहा है 800 से। तो अल्टीमेट अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो 800 का जो असेट डिक्रीज़ हुआ उसके प्लेस पे असेट 1000 से 200 का, ये बिजनेस के लिए क्या ट्रीट होगा, इनकम ट्रीट होगा, प्रॉफिट ट्रीट होगा या रेवेन्यू ट्रीट होगा, और ये किसको मिलना चाहिए, कैपिटल को। इसलिए देखिए, अपोजिट साइड में हमारा कैपिटल भी 200 से इंक्रीज़ हो जाएगा। क्रेडिट सेल के केस में असेट मीन्स जो हम लोग सेल कर रहे हैं गुड्स, तो असेट हमारा डिक्रीज़ होगा। वो पर्सन जिसको हमने गुड्स सोल्ड किया लेकिन उसने हमें मीन्स फर्म को अभी पेमेंट नहीं किया है, वो फर्म के लिए डेटर ट्रीट होगा और डेटर फर्म के लिए असेट ट्रीट होता है। तो इफ़ दैट यहाँ पे हमारा असेट इंक्रीज़ हो रहा है। सेम थिंग यहाँ की तरह ही जितने डिफरेंस अमाउंट होगा वो अगर आपका नेट प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस, जिसमें अमाउंट विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ कर लिया, दैट इज़ नोन एज द ड्राइंग। तो देखिए, कैपिटल डिक्रीज़ होगा और एट द सेम टाइम असेट मीन्स कैश भी डिक्रीज़ होगा। तो अपोजिट साइड सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन असेट, अगर हमारे असेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, रीज़न चाहे जो भी हो, टाइम इलेप्स होने की वजह से या उसको यूज़ करने की वजह से, तो देखिए असेट की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो लॉस है, और ये लॉस कौन सफ़र करेगा, ओनर, और ओनर को रिप्रेजेंट कौन करता है, कैपिटल। सो दैट वाइज अपोजिट साइड सेम डायरेक्शन। यहाँ पर कुछ एक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। जो इनकर्ड तो हो चुका है लेकिन अकाउंटिंग पीरियड में अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया गया, दैट इज़ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इफ़ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड, और हमारा अकाउंटिंग पीरियड हमेशा 12 मंथ का होता है। आप ऐसे समझिए
सपोज दैट कि हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और ये एंड होता है 31 मार्च। इस अकाउंटिंग पीरियड में सपोज दैट यहाँ पे हमने कोई एक एक्सपेंस किया, अगर ये एक एक्सपेंस है और इस एक्सपेंस का पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर मीन्स 31 मार्च तक अगर नहीं पेड हुआ, रिमेन अनपेड है, तो ये एक्सपेंस किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो दैट मीन्स कि अप्रैल 1 से 31 मार्च के बीच के सारे एक्सपेंसेस अगर इसी ड्यूरेशन में, इसी टाइम पीरियड में पेड कर दिए जाते हैं तब तो वो कैश पेमेंट होगा, और अगर रिमेन अनपेड रह गए तो दैट इज़ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन इज हियर, दैट इज़ द प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। मीन्स सपोज दैट कि अब ये जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है, यहाँ पे इस अकाउंटिंग पीरियड का कोई एक्सपेंस जिसका कि पेमेंट हम इस अकाउंटिंग पीरियड में कर रहे हैं, दैट मीन्स पेमेंट जब हम कर रहे हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में वो एक्सपेंस अराइज ही नहीं हुआ था, दैट इज़ द प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, दे आर नॉट येट ड्यू बट पेड, जो अभी ड्यू नहीं हुआ लेकिन पेड कर दिया गया। If expenses relating to the next accounting period but paid during the current year are termed as prepaid expenses. Accrued income or income received in advance, same thing, जो कि अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड नहीं है, अभी हमने सेल नहीं किया लेकिन उसके लिए हमें अमाउंट पहले एडवांस में मिल गया। अनअर्न्ड इनकम, accrued income is that income which has been earned but not received during the current accounting period. Sorry, थोड़ा सा confusion. Accrued income means which had been earned but not received. हमने गुड सोल्ड कर दिया, सर्विस रेंडर कर दिया। जैसे आप गुड सोल्ड करते हो, जैसे आप सर्विस रेंडर करते हो, अब वो आपका इनकम अर्न मान लिया जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अगेंस्ट आपको कैश पेमेंट इमीडिएट हो गया या फ्यूचर में होगा। तो अगर इमीडिएट पेमेंट नहीं मिलता है तो जब फ्यूचर में आपको पेमेंट मिलेगा दैट इज़ नोन एज द अकर्ड इनकम। और सेम अपोजिट, अगर आपको इनकम रिसीव्ड हो गया लेकिन अभी आपने उसके लिए गुड्स सोल्ड नहीं किया है या आपने सर्विस रेंडर नहीं किया है, दैट इज़ द अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो आई होप सो कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगा और इससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने या प्रैक्टिस करने में यूज़फुल होगा। आइए क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो मैंने पहले से रेडी करके रखा था जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। इन ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे आप अकाउंटिंग इक्वेशन शो करके दिखाइए। द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखिए, इस ट्रांजेक्शन में क्या चीज़ इन्वॉल्व है? इस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व है। क्लियरली हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, कैश इज इन्वॉल्व हियर। और ये कैश कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट होते समय मनु, दैट मीन्स कैपिटल। मीन्स नंबर 1 ट्रांजेक्शन नंबर 1 में 2 आइटम्स इन्वॉल्व है, एक कैश और एक कैपिटल। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए, परचेज, तो परचेज क्या हो रहा है? गुड्स। तो दैट मीन्स गुड्स हमारा असेट है, एक तो असेट इन्वॉल्व हो गया, और ऑन क्रेडिट परचेज हो रहा है, दैट मीन्स हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो सेकेंड वन हमारी लाइबिलिटी इन्वॉल्व होगी। ओके। थर्ड, परचेज गुड्स ऑन कैश। गुड्स असेट है एंड एट द सेम टाइम कैश भी असेट है। मीन्स थर्ड ट्रांजेक्शन में दोनों ही आइटम जो इन्वॉल्व है दैट इज़ द असेट। तो अगर दोनों ही असेट हैं तो सेम साइड अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे एक असेट और एक लाइबिलिटी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स अपोजिट साइड सेम डायरेक्शन। यहाँ पे एक कैपिटल इन्वॉल्व है और एक कैश मीन्स असेट इन्वॉल्व है, तो असेट और कैपिटल दैट मीन्स अपोजिट साइड सेम डायरेक्शन। परचेज्ड फर्नीचर। फर्नीचर परचेज कैसे करेंगे? कुछ नहीं बोला गया, दैट मीन्स कैश के थ्रू किए होंगे। तो फर्नीचर इन्वॉल्व है, असेट, और ये कैसे परचेज किया गया होगा? थ्रू कैश। तो कैश इन्वॉल्व है, दैट मीन्स ऑल्सो अ सेकेंड असेट। 2 asset is involved in this transaction, so that means same side
अपोजिट डायरेक्शन। पेड रेंट, रेंट इज़ द एक्सपेंस। लेकिन रेंट पेड करोगे कैसे, क्वेश्चन यहाँ पे राइज यही होता है। तो रेंट को पेड करने के लिए हमारे पास कैश होना चाहिए। थ्रू कैश वी हैव टू पेड द रेंट। सो दैट मीन्स कैश इज़ द असेट और ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस किसके बिहाफ पे होगा, ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर। और ओनर को कौन रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल। सो दैट मीन्स इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है, कैश मीन्स असेट एंड कैपिटल मीन्स ओनर। सो असेट एंड कैपिटल अपोजिट साइड सेम डायरेक्शन। विथड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, ड्रॉइंग मीन्स ओनर फर्म से कैश विथड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो कैपिटल इन्वॉल्व हो गया और कैश मीन्स असेट इन्वॉल्व हो गया, अपोजिट साइड सेम डायरेक्शन। रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के केस में आप हमेशा याद रखिएगा कि दो वर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना है। एक रिसीव्ड, रिसीव्ड मीन्स क्या आप रिसीव कर रहे हैं या इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हैं। अगर आप रिसीव कर रहे हैं सो दैट मीन्स इट इज़ द इनकम फॉर यू, और अगर आप पेड कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ एक्सपेंस फॉर यू। अगर ये आपके लिए इनकम है सो दैट मीन्स आपका कैश मीन्स असेट इंक्रीज होगा, और एट द सेम टाइम इनकम किसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ओनर को, और ओनर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल। सो एट द सेम टाइम कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीज। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड हो रहा है तो गुड्स डिक्रीज होगा, असेट डिक्रीज हो रहा है। क्रेडिट पे सोल्ड हो रहा है दैट मीन्स कैश नहीं मिल रहा है, इसलिए कैश तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन जिस पर्सन को हमने सेल किया वो एज ए डेटर एज ए असेट इंक्रीज हो जाएगा। डिफरेंस देखिए, गुड्स की कॉस्ट 500 से डिक्रीज हुई मीन्स एक असेट 500 से डिक्रीज हुआ, दूसरा असेट डेटर 700 से इंक्रीज हुआ, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 200, सो दैट मीन्स कैपिटल भी हमारा 200 से इंक्रीज हो जाएगा। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी होता है, तो क्रेडिटर को पेड करेंगे तो कैश के थ्रू करेंगे, कैश असेट होता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, अपोजिट साइड सेम डायरेक्टर, दोनों या तो डिक्रीज हो गए या इंक्रीज। पेड सैलरी, सैलरी पेड किया जा रहा है, सैलरी भी एक्सपेंस होता है और इसे पेड करने के लिए कैश की नीड्स होगी, कैश हमारा असेट है और एक्सपेंस क्रेडिटर के कैपिटल के बिहाफ पे होता है। सो दैट मीन्स कैपिटल और कैश मीन्स असेट, कैपिटल और असेट इज इन्वॉल्व हियर इन दिस ट्रांजेक्शन, बोथ आर द अपोजिट साइड, सो देयर इम्पैक्ट इज द सेम डायरेक्शन। तो आई होप सो कि अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं देन यू हैव टू कमेंट मी, and after that I am do the some more numericals based on this topic, and clearly you have to understand the concept, same side opposite direction, opposite side same direction, बहुत easily आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर्स। स्टे सेफ, स्टे होम।